हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और हमने डिस्कस किया व्हाट आर नॉट आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि वो पैराफ्रेजेस जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सकते। आई होप आपने अगर पिछला लेक्सन देखा हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। जनरली जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे सामने, आप ज़्यादातर क्रिटिकल रीजनिंग के जब सवाल देखोगे तो आप सबसे पहले जो पैराफ्रेज या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आपके सामने आएंगे वो जनरली इंडक्टिव होंगे या डिडक्टिव होंगे। और ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमें आज डिस्कस करना है। अगर कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए तो हम बेसिकली तीन मेथड्स से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर एक ब्रॉडर सेंस में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और आप देख सकते हो इस डायग्राम में मैंने डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स का जिक्र किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे आप, और वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने यहाँ लिखा कि जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है कि जो कंक्लूजन हमारा फॉलो होगा, जो कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट में फॉलो होगा वो किस तरीके से फॉलो होगा। क्या वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, क्या वो प्रोबेबली फॉलो होगा। अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, द कंक्लूजन फॉलोज विथ स्ट्रिक्ट नेसेसिटी, तो वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और अगर वो कंक्लूजन प्रोबेबली फॉलो हो रहा है तो वो एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। अभी हो सकता है आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आए, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। चलिए आइए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो। पहला एग्जाम्पल हम रीड करेंगे और शायद ये हमारा पहला मेथड भी है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है मेथड 1, लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लेम। ठीक है, तो अभी मैं इस पर ना जा करके पहले एग्जाम्पल देखता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है, पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ऑल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आर गुड ऑलराउंडर्स। ठीक है, फिर मैंने लिखा है युवराज सिंह इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। पहला सेंटेंस ये कहता है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं वो गुड ऑलराउंडर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडली युवराज सिंह इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ये भी एक स्टेटमेंट है। और फिर मैंने लिखा है देयरफॉर, यानी कि कुछ कंक्लूजन किया है मैंने, यानी कि ये एक आर्ग्यूमेंट है। और देयरफॉर के बाद वाली लैंग्वेज क्या है, युवराज सिंह इज अ गुड ऑलराउंडर। अब देयरफॉर के बाद जो मैंने कंक्लूड किया है ये हमारा कंक्लूजन हो गया। और दो प्रीमाइसेस शुरू में जो आपने देखे वो कुछ क्लेम कर रहे हैं। अब क्या उस पर्टिकुलर क्लेम को मैं 100% क्लेम बोल सकता हूँ? जी हाँ, बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आपने सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को गुड ऑलराउंडर्स बोला और फिर आपने ये बोला कि युवराज सिंह एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो मैं 100% इस चीज़ को कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये एक युवराज सिंह एक गुड ऑलराउंडर है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, इसको हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा कंक्लूजन था वो 100% फॉलो हो रहा था। आई होप यू आर गेटिंग मी, आपको कुछ समझ में इसमें आ रहा हो। अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ लिया है और वो लिखा है मोस्ट ऑफ द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आर गुड ऑलराउंडर्स। अब इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो मैं बोलूँगा ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो होते हैं वो गुड ऑलराउंडर्स होते हैं। और फिर मैंने लिखा है हार्दिक पांड्या इज़ अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ये भी एक स्टेटमेंट है। अभी अगर हम प्रीमाइसेस को ट्रू मान लें थोड़ी देर के लिए, दोनों ही प्रीमाइसेस को ट्रू मान लें, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कुछ? जी हाँ, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। मैंने क्या लिखा है कंक्लूजन, देयरफॉर प्रोबेबली हार्दिक पांड्या इज अ गुड ऑलराउंडर। ठीक है, यहाँ पर भी देयरफॉर दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद की जो लैंग्वेज है वो कुछ कंक्लूजन बता रही है मुझे, प्रोबेबली हार्दिक पांड्या इज अ गुड ऑलराउंडर। अब यहाँ पर आप
पहला प्रीमाइस अगर देखो तो मैंने यहाँ लिखा था मोस्ट, यानी ज़्यादातर। मैंने बोला ज़्यादातर, सभी नहीं, मैंने बोला ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो होते हैं वो गुड ऑलराउंडर्स होते हैं, और हार्दिक पांड्या भी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो हो सकता है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रॉबेबली हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो अ गुड ऑलराउंडर। बट क्या यहाँ मैं स्ट्रेंथ ऑफ द क्लेम 100% बोल सकता हूँ? क्या ये 100% क्लेम है? जी नहीं, यहाँ पर प्रॉबेबली बोला, उसके चांसेस हैं, देयर आर लाइकली चांसेस दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट विल फॉलो, पर्टिकुलर कंक्लूजन विल फॉलो। मतलब ये कंक्लूजन फॉलो तब होगा जब उसके चांसेस होंगे फॉलो होने के, पर होगा नहीं होगा वो 100% चांसेस नहीं हो सकते, ये मैं क्लियरली नहीं बोल सकता। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि हाँ 80%, 90%, 70% देयर इज सम चांस दैट हार्दिक पांड्या विल ऑल्सो बी अ गुड ऑलराउंडर। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के बीच में। जहाँ पर जो क्लेम होगा वो 100% होगा, वो हो जाएगा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, और जहाँ पर क्लेम होगा प्रोबेबली वो होगा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हमारा मेथड 1 हो गया। पर बहुत जगह ऐसा भी होगा कि यहाँ पर हमें वर्ड्स इतने क्लियरली नहीं दिए होंगे, देयरफॉर वहाँ क्लियरली नहीं दिया होगा, तब हम क्या करेंगे? तो हम वहाँ पर मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो मेथड 2 क्या कह रहा है? मेथड 2 कहता है कि लुक फॉर इंडिकेटर वर्ड्स। अब इंडिकेटर वर्ड्स कैसे होंगे? तो इंडिकेटर वर्ड्स जैसे सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हमें बताएंगे। और वो इंडिकेटर वर्ड्स जहाँ पर चीज़ें कुछ प्रोबेबली हमें बताएंगी, जैसे लाइकली, अनलाइकली, प्रोबेबली, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलेंगे इस तरीके के वर्ड्स, वो इंडक्टिव होंगे, यानी वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, पर कुछ जगहों पर ये सारे पैतरे फेल हो जाएंगे, यानी दोनों ही मेथड्स अगर आपके फेल हो जाते हैं तो अभी आपके पास एक तीसरा हथियार भी है, और वो क्या है वो यहाँ देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है लुक एट द आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स। अब ये क्या चीज़ होती है? तो आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स का मतलब हमें स्ट्रक्चर ऑफ द पैराफ्रेज भी कभी कभी देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है? तो मेरे को ये आप लिस्ट मैंने यहाँ दी हुई है कि ये पर्टिकुलर टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स होते हैं, और यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स होंगे। फॉर्म्स से मतलब समझ रहे हो आप? स्ट्रक्चर उसका। ठीक है, और ये एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ बहुत तेज़ी से पहले पढ़ लेता हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं वो मैंने बताए हैं, जैसे मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, जैसे आर्ग्यूमेंट्स बाय डेफिनेशन, और ये तीनों तरीके के सिलोगिज्म्स, जैसे कैटेगोरिकल, हाइपोथेटिकल, डिसजंक्टिव। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो आपका सिलोगिज्म से पाला तो ज़रूर पड़ेगा। किसी भी एप्टीट्यूड सेट टेस्ट में आप देखोगे ज़्यादातर आजकल सवाल कैटेगोरिकल सिलोगिज्म से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कुछ दिए हुए प्रेडिक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम एनालॉजी, जनरलाइजेशंस, आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम अथॉरिटी, और कॉसल इन्फरेंसेस, स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तरीके के जो आप देखोगे जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स होंगे वो इंडक्टिव में जाएंगे। अब इनको हम कैसे समझेंगे? इनको समझने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी? हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे। तो चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट बाय डेफिनेशन। तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है मनु हैज़ 2 ऑरेंजेस इन अ पेपर बैग। मतलब एक पेपर बैग है मनु के पास जिसमें हमने 2 संतरे डाले हुए हैं। एंड तनु पुट्स 3 एप्पल्स इन द सेम पेपर बैग। मतलब तनु ने उसी पेपर बैग में 3 एप्पल्स डाल दिए। तो क्या यहाँ कुछ कंक्लूजन दिख रहा है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ देयरफॉर दिख गया। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ओवरऑल देयर आर 5 फ्रूट्स इन दैट बैग। जी हाँ, बिल्कुल। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अब उसमें 2 ऑरेंजेस प्लस 3 एप्पल्स हो गए, तो यानी कि 5 फ्रूट्स तो होंगे ही होंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इट्स 100% श्योर कि उसके अंदर पर्टिकुलर पेपर बैग के अंदर मेरे पास 5 फ्रूट्स होंगे। जी हाँ। अब आप समझ सकते हो कि क्या मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट होता है
और क्या वो मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट क्या एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है? जी हाँ, मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट इज अ टाइप ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए बहुत तेजी से अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है आर्ग्यूमेंट बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन थोड़ा सा ये भारी भरकम लगेगा फिर से देखने में, तो यहाँ लिखा है अ पर्टिकुलर पैराफ्रेज इज लेंदी। ये एक डेफिनेशन बता दी एक तरीके से कि एक पर्टिकुलर पैराफ्रेज अगर लेंदी है, सो वी कैन कंक्लूड दैट इट मस्ट कंटेन टू मेनी वर्ड्स। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पैराफ्रेज बहुत लंबा है, बहुत लेंदी दिख रहा है मुझे, तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होंगे। यानी लेंदी डेफिनेशन का मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स। और ये एक आर्ग्यूमेंट है जो कि 100% श्योर है। मैं 100% कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर पैराफ्रेज लेंदी होगा तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होंगे, क्योंकि पैराफ्रेज तो बना ही वर्ड से होता है, वर्ड से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराफ्रेज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि सिर्फ उसका फॉर्म देख करके, आर्ग्यूमेंट का फॉर्म देख करके मैं ये बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट जो है वो एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। क्या मैंने कोई मुश्किल चीज़ को आसान बनाया है? अगर बनाया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए मैंने आपसे कहा कि जितने भी तरीके के सिलोगिज्म्स हम देखेंगे, यानी कि कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स या हाइपोथेटिकल या डिसजंक्टिव सिलोगिज्म्स, वो सारे के सारे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स होते हैं। और मैं ये आपको एग्जांपल से भी बता सकता हूँ। तो चलिए पहले मैं यहाँ एग्जांपल देख लेता हूँ। मैंने यहाँ एग्जांपल कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल स्टूडेंट्स आर कॉम्पिटिटिव, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है पर माइंड मत करना। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं, ये स्टूडेंट्स हैं और ये एक बड़े सर्कल में आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव के। और फिर मैंने कहा नो कॉम्पिटिटिव पर्सन इज़ एफिशिएंट, यानी कि अगर ये कॉम्पिटिटिव वाला गोला है, ये वाला गोला अगर कॉम्पिटिटिव वाला गोला है और मैं यहाँ पर एफिशिएंट दिखा दूँ किसी को, किसी पर्सन को, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि नो स्टूडेंट इज़ एफिशिएंट। जी हाँ, कोई भी स्टूडेंट क्लास ऐसा नहीं होगा जो एफिशिएंट क्लास में दिख रहा होगा मुझे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर मैंने जो कंक्लूजन यहाँ दिया है वो एक 100% होता हुआ कंक्लूजन है। ठीक है, यानी कि जितने भी कैटेगोरिकल वैलिड सिलोगिज्म्स, मैं वैलिड सिलोगिज्म्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी वैलिड कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स होते हैं वो एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगा। ठीक है, जहाँ भी मुझे कैटेगोरिकल सिलोगिज्म देखने को मिल गया तो मैं टिक मार्क कर दूंगा। पूछा जाएगा कि ये क्या इंडक्टिव है, क्या ये डिडक्टिव है, क्या ये दोनों है, क्या ये नन ऑफ दीज है, तो मैं क्लिक करके आऊँगा कि भाई ये तो एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स हम कैसे पहचानते हैं? वो जो भी कैटेगोरिकल सिलोगिज्म होगा वहाँ दो प्रीमाइसेस होंगे और एक कंक्लूजन होगा। और जो दो प्रीमाइसेस होंगे उनमें आप देखोगे इस तरीके के वर्ड्स ऑल, नो, सम। ठीक है ना, मैं कैटेगोरिकल सिलोगिज्म आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, पर मैं एक आइडिया दे रहा था कि कैसे हम पहचानेंगे कि पर्टिकुलर कैटेगोरिकल सिलोगिज्म जो होगा वो एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है इफ विराट मेक्स सेंचुरी देन इंडिया विंस। जी हाँ, ये मैं आपको अगर प्रीमाइसेस थोड़ी देर के लिए ट्रू मान लूँ तो सेकंड मैंने लिखा है विराट मेक सेंचुरी, तो विराट ने आज सेंचुरी मार दी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर इंडिया विंस। बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहला प्रीमाइस अगर ट्रू लिया हुआ है और ये बोला है कि इफ विराट मेक सेंचुरी, यानी अगर विराट ने सेंचुरी मारी तो इंडिया जीतेगा, और विराट ने सेंचुरी मार दी है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इंडिया विंस? जी हाँ। और इसी को भारी भरकम भाषा में हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म्स। आप देख सकते हो यहाँ पर इफ वाले जो स्टेटमेंट हैं और फिर मैंने कुछ कंक्लूड किया है उनकी मदद से। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट होंगे, दो प्रीमाइसेस होंगे और एक कंक्लूजन होगा, और वो 100% फॉलो होगा अगर वो वैलिड हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म है। मैं वैलिड बोल रहा हूँ, इनवैलिड नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे डिसजंक्टिव सिलोगिज्म का एग्जाम्पल। यहाँ पर भी मैंने लिखा है, ये भी बहुत आसान चीज़ है, इसको भी बड़ा भारी भरकम भाषा में लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा है आइदर विराट और रोहित विल कैप्टन द टीम, यानी
आज का जो टीम का कैप्टन होगा या तो रोहित होगा या विराट होगा, और कोई चॉइस नहीं है। फिर मैंने सेकंड प्रीमाइस दिया है विराट विल नॉट कैप्टन द टीम, देयरफॉर फिर मैंने बोला देयरफॉर रोहित विल कैप्टन द टीम। जी हाँ, अगर विराट ने कैप्टनसी नहीं ली और मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक जाएगा कैप्टनसी के लिए आज, तो अगर विराट ने आज कैप्टनसी नहीं की है तो रोहित ने करी है। तो इसका मतलब ये 100% फॉलो होता हुआ डिसजंक्टिव सिलोगिज्म जो है वो एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म है। यहाँ पर ये 100% बात हो गई सत्य। क्यों? क्योंकि विराट तो आज कैप्टन नहीं कर रहा है, तो 100% हम बोल सकते हैं कि हाँ, रोहित विल कैप्टन द टीम। आई होप आपको ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये पांचों तरीके के जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए, इससे आइडिया लग गया हो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। चलिए आइए बहुत तेज़ी से अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और ये एग्जाम्पल जो हम देंगे वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स के होंगे। अब ये ज़्यादातर आप सवाल जो देखते हो वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स पर होता है, इसीलिए ज़्यादातर एजुकेटर्स बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, और स्ट्रॉन्ग और वीक तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, लाइकली होगी, अनलाइकली हो जाएगी, बड़ी कम सी हो जाएगी, तो वो वीक आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सवाल जो हम देखेंगे वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स पर देखेंगे, इसीलिए इनके एग्जाम्पल्स को समझना भी बहुत ही आवश्यक है। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा है प्रेडिक्शंस। तो जितने भी तरीके की प्रेडिक्शंस होती हैं वो सब की सब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे विथ कोरोना वायरस पैंडेमिक इंड्यूसिंग लॉकडाउन इन द कंट्री, द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी हिट एंड स्लो डाउन में अकर फॉर कंसिडरेबल टाइम। ठीक है, ये जो प्रेडिक्शन दी गई है वो किसी इकोनॉमिस्ट द्वारा हो सकता दी गई हो, पर हमें अपने इमोशंस पे काबू रखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये एक लाइकली चांस है, क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल है, क्या ये आर्ग्यूमेंट है। तो चलिए देखते हैं। मैंने बोला था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है उसने पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाई। ऑब्वियसली जब लॉकडाउन हुआ होगा तो सारे बिजनेसेस भी ठप हो गए होंगे, मैक्सिमम बिजनेसेस बंद होंगे, तो ऑब्वियसली द इकोनॉमी इज गोइंग टू स्लो डाउन। जो हमारा कैश फ्लो है वो कमज़ोर हो जाएगा और स्लो डाउन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। पर उन लोगों का क्या जिनके बिजनेसेस ओपन थे, जैसे जनरल स्टोर वाले आइटम्स, मेडिकल आइटम्स, तो उनके लिए तो ये प्रेडिक्शन सही नहीं है ना, उनका तो बिजनेस और बूम कर गया। तो इसके कुछ चांसेस थे और वो लाइकली चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि 80 to 90% चांसेस स्लो डाउन के हैं। तो जितने भी ये प्रेडिक्शंस वाले आप आर्ग्यूमेंट्स देखते हो वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम एनालॉजी। एनालॉजी मतलब कंपैरिजन। तो पहला मैंने लिखा है स्टेटमेंट, अमित्स होंडा शाइन बाइक गिव्स अ ग्रेट माइलेज, यानी होंडा शाइन की जो बाइक अमित इस्तेमाल करता है उसका माइलेज बहुत अच्छा है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि पुनीत्स होंडा शाइन विल ऑल्सो गिव अ ग्रेट माइलेज? जी हाँ, मैं कर सकता हूं। इसके बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि होंडा शाइन एक बड़ा ब्रांड है, एक अच्छी कंपनी है, और वो जितने भी बाइक्स बनाती होगी उनमें माइलेज ऑलमोस्ट सेम होता होगा। ज़्यादातर बाइक्स या कार्स हम खरीदते हैं तो हम ज़रूर पूछते हैं कि पर्टिकुलर बाइक का या कार का माइलेज कितना होता है। तो क्या दो उन्हीं पर्टिकुलर कंपनी या उसी पर्टिकुलर मॉडल मेक का माइलेज चेंज हो जाएगा? जी नहीं, बहुत कम चांसेस। वही इंजन लगा है तो ऑब्वियसली दूसरी गाड़ी में भी वही इंजन लगा होगा और वो भी उतना ही माइलेज लगभग देगी, इररिस्पेक्टिव उसकी कितनी बार सर्विस हुई है। तो चलिए ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि हाँ, दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स आप देखोगे वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन एनालॉजी विल गो इनटू द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है जनरलाइजेशंस या स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका भी चलिए पहले एग्जांपल समझते हैं। यहाँ एग्जांपल पहले हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है, आउट ऑफ 9 people 6 people वोटेड फॉर मिस्टर वरुण इन एन इलेक्शन।
मतलब 9 में से 6 लोगों ने, लगभग 9 में से 6 लोगों में से 9 में से 6 लोगों ने मिस्टर वरुण को वोट दिया है। हो सकता है 1000 लोगों में से, 900 लोगों में से, अगर मैं आइडिया देना चाहूँ एक छोटे सैंपल का, तो 9 में से 6 लोगों ने लगभग मिस्टर वरुण ने इलेक्शन में उनको वोट कर दिया। अब हमें ये नहीं पता है कि 900 लोग थे, 9000 लोग थे, टोटल पॉपुलेशन कितनी बड़ी थी, लेकिन हमने ये ज़रूर कंक्लूड कर दिया कि 2/3 मेजॉरिटी ने मिस्टर वरुण को वोट कर दिया। क्यों? क्योंकि 9 में से 6 लोग ये बोलते थे कि मिस्टर वरुण को ही हम वोट दे के आए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि यहाँ भी एक प्रेडिक्शन है। अब ये सिर्फ एक सैंपल लेके हमने पर्टिकुलर 9 लोगों का सैंपल लिया, उसमें से 6 लोगों से ये ज्ञात हुआ कि मिस्टर वरुण को वोट दे करके आए हैं। इसके बेसिस पे मैंने एक जनरलाइजेशन किया है, एक स्टैटिस्टिक्स वाली आर्ग्यूमेंट दी है कि 2/3 लोगों ने तो लगभग मिस्टर वरुण को वोट दिया होगा, तो उनके जीतने के चांस ज़्यादा हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, क्योंकि हम 900 लोगों से तो जाके नहीं पूछ सकते ना। हाँ, 9 में से 6 लोगों से मेरी बात हो गई तो मैंने ये कंक्लूड कर दिया है। अब वो कितनी स्ट्रेंथ, उसकी क्लेम कितनी है, वो पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पर अभी फॉर टाइम बीइंग हमें ये समझना है कि ये जो एग्जाम्पल था वो एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म का एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है ये। आर्ग्यूमेंट बाय अथॉरिटी, ठीक है। मतलब अगर कोई एक्सपर्ट इस बात को बोल दे तो हम उस पर्टिकुलर कंक्लूजन को भी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म में डालेंगे। यानी कि बहुत ही प्राइम, अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी उस चीज़ को क्लेम कर दे कि ये पर्टिकुलर चीज़ तो होनी ही होनी है, जैसे कोरोना वायरस इज़ अ हाईली कंटेजियस, ठीक है, ये हमें पता चला। क्यों? क्योंकि WHO ने इसे डिक्लेयर किया पैंडमिक। अब हम WHO को एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जो कि गलत प्रिडिक्शन तो नहीं करेगी, तो उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही तेज़ी से फैलता है, और पर्टिकुलर ये जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट बाय अथॉरिटी बोला जाएगा। और इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को भी हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन साइंस, साइंस मतलब वो वाला साइंस नहीं, ये वो वाला साइन है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर वाला साइन जो हम ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं। तो मैंने उसका एग्जाम्पल भी यहाँ एक लिया है कि लोअर द स्पीड, ठीक है, स्पीड कम कर लो, ऊपर आगे जो है बहुत ही शार्प टर्न है, देयर इज अ शार्प टर्न अहेड। तो हम बोल सकते हैं, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो आगे रोड होगा वो घुमावदार होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं, पर होगा कि नहीं होगा उसके 100% चांसेस नहीं। हो सकता है एक छोटा सा टर्न हो, उसके बाद सीधा रोड हो, तो ये भी एक लाइकली चांस है। लेकिन ये जो है वो आर्ग्यूमेंट इज अ बेस्ड ऑन साइन, उसके 90 to 95% चांसेस बिल्कुल सही होंगे। वो साइन हो सकता है किसी ने गलत तो नहीं लगा दिया हो वहाँ पर, ये भी हो सकता है। अगर वो गलत लगा दिया होगा तो ये बात गलत हो जाएगी, पर अगर वो सही लगा है तो बिल्कुल 90% चांस है कि रोड जो है आगे घुमावदार होगा, ठीक है। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को भी हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म में डालेंगे। ये इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स इंडक्शन दिखाते हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉज इफेक्ट। और ज़्यादातर सवाल आप जब देखोगे तो 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन कॉज इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द वाटर वॉज पुट इन अ फ्रीजर लास्ट नाइट सो इट माइट हैव फ्रीज्ड इनटू आइस। ये मैं बोल सकता हूँ, मुझे मालूम है एक फ्रीज़र का काम क्या होता है। फ्रीज़र का काम होता है पानी को जमा देना आइस में। तो अगर मैंने पानी फ्रीज़र में डाल दिया है लास्ट नाइट, तो पूरी रात पानी जम गया होगा, सुबह तक तो आइस हो चुका होगा। यानी आप एक कॉज इफेक्ट देख पा रहे हो। कॉज क्या है? वाटर वॉज पुट इन द फ्रीजर लास्ट नाइट। इफेक्ट क्या आ रहा है? इट मस्ट हैव फ्रीज्ड इनटू द आइस। बस इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स हम देखेंगे वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स होंगे। आई होप आपको मेरी ये सारी बातें आज की कुछ समझ में आ गई हूँ। डिडक्शन और इंडक्शन क्या होता है, डिडक्टिव इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये आइडिया लग रहा हो आपको। बहुत से लोग ये कहते हैं कि डिडक्शन जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, ये बहुत ही पुरानी बात है। जो नई बात है वो यही है जो मैंने आज आपको बताई है कि हमें साइंटिफिकली चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी स्ट्रेंथ कैसे हम देखते हैं, साउंडनेस हम कैसे देखते हैं, वैलिडिटी इनवैलिडिटी हम कैसे देखते हैं, और कोजेंसी कैसे हम देखते हैं। बस इस पर्टिकुलर बेसिक नॉलेज के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद तीसरा लेसन लास्ट आपको मिलेगा, जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सवाल।
जो मैंने प्रॉमिस किया है, मॉक टेस्ट वाले सारे सवाल प्लस जो पहले एग्जाम्स में आए हुए सवाल, उन सबको हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ। यानी हर सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे स्टेटमेंट इन्फरेंसेस, स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथिंग वीकनिंग वाले स्टेटमेंट्स, ये भी हम देखेंगे। पर जब तक आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं क्लियर होती तो मैं उस चीज़ पे आता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक हो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।